देखो अपने चल रहा था कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, जिसमें कल एक क्वेश्चन चल रहा था वो अधूरा रह गया था वीडियो ऑफ होने की वजह से। उस क्वेश्चन के बारे में अभी अपन सीक्वेंस दे रखा है, वो अभी सारी प्रूफ करना था। बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है इस चैप्टर का। सीक्वेंस दे रखा था, सीक्वेंस दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2.8 3.28 एक्स एन इक्वल टू सीक्वेंस दे रखा था 1/n+1 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये दिखाना था एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। यानी कन्वर्जेंट दिखाना है हम लोगों को। तो कल हम एक कंसेप्ट पढ़े थे क्या, कि सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखा दो, और दूसरा बाउंडेड दिखा दो। तो बाउंडेड दिखा दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दिया। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और ऊपर की ओर से बाउंडेड दिखा दो तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको यही दिखाते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाते हैं, और फिर दिखाएंगे बाउंडेड, और फिर बाउंडेड होगा तो एक कन्वर्जेंट होगा, इसकी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यही दिखाते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, रेंज सेट निकालना होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक्स एन इक्वल टू, तो क्या दिया हुआ है, एक्स एन इक्वल टू लिखो n+1 n+2 प्लस अप टू सो ऑन n+n। ठीक है, तो यहाँ से x1 निकाले, x1 का मतलब फर्स्ट टर्म में वैल्यू रखोगे तो 1+1 यानी कि कितना आएगा 1/2। x2 निकालिए, यानी कि 2 में वैल्यूज रखोगे n+2 और ये हो जाएगा 2+2 यानी 1/3 प्लस 1/4 यानी कि 7 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, दूसरा x3 निकालिए, यानी 3 में रखोगे तो ये हो जाएगा 3+1 3+2 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 3+3। दिस इम्प्लाइज दैट 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आता है 60, तो ये आ जाएगा 37 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब xn कितना आ गया, रेंज सेट बना xn का, तो ये कितना आ रहा है 1/2 और 1/2 आ गया, फिर आ रहा है 7/12, फिर आ रहा है 37/60 डॉट डॉट डॉट। तो क्लियरली स्पष्ट है 1/2 से बड़ा कौन होता है 7/12, हम लोग सारे जानते हैं। 37/60 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना, इसका मतलब स्पष्ट है। ये बड़ा होता है, इसका मतलब ये मोनोटोनिकली क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अतः ये वाला हो गया x1 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है x3 से, अप टू डॉट डॉट डॉट। अब इसके nth टर्म की बात करें तो nth टर्म के निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, पुनः n वैल्यू तो है ही, तो nth टर्म निकालो। तो nth टर्म के निकालने के लिए क्या करोगे, अगेन पुनः। ठीक है, xn+1 निकालिए, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n+1 हो जाएगा, टर्म भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा, देखो ये n+2 हो जाएगा, अगली टर्म n+3 हो जाएगी, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस यहाँ से पहले वाली टर्म होगी वो n+n तो है ही, इसमें 2 टर्म और बढ़ जाएगी, n+n 2n+1 और 2n+2, 2 टर्म और बढ़ जाएगी, n के स्थान पर n+1। क्या कैसे ये वाली टर्म कैसे आई, ये वाली टर्म मैं बता देता हूँ। ये वाली टर्म आ रही थी n-1, और जो n वाली टर्म थी वहाँ पे n के स्थान पर n+1 रखो, तो ये क्या बन जाएगी n+n+1। इससे पहले वाली टर्म से ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, xn+1 माइनस xn निकालेंगे तो 1/n+2 1/n+3 प्लस डॉट 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 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस में
1/n+1 पूरा के पूरा माइनस में 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/ कितना n+n, सारे कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे, इससे पीछे ये भी कट जाएगा। ऊपर तो बचेगा, आगे वाले में तो बचेगा 1/2n+1, यहाँ बचेगा 1/2n+2, माइनस में बचेगा 1/ कितना n+1। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे अपन तो कितना बनेगा देखिए, 2n+1, 2n+2 और n+1, यहाँ पे आएगा 2n+2 इंटू n+1, यहाँ पे आएगा 2n+1 इंटू n+1, यहाँ पे आएगा माइनस साइन के साथ 2n+1 इंटू 2n+2 आएगा। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए तो 2n+1, 2n+2, n+1 करिए तो 2n² प्लस 2n और प्लस 2n तो प्लस 4n प्लस 2, 2n² प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1 माइनस में 4n² प्लस 2n प्लस 6n आ जाएगा और प्लस 2, तो देखो 4n 7n में से 6 गया, एक बचेगा, ये कट गया, तो कितना बच रहा है, ऊपर तो बच रहा है n और 2 प्लस 1, सॉरी माइनस का 2 है, ये माइनस के हो जाएंगे पीछे सारे के सारे, तो ये 2 और एक 3 हो रहा है, 3 में से 1 गया तो एक बचेगा n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2n+1, 2n+2 और n+1 कितना हो गया, n प्लस कितना हो गया 1 हो गया, n+1 से कौन कट जाएगा, n+1 कट गया तो 1/ कौन आ गया 2n+1 और 2n प्लस क्या आ गया 2 आ गया। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि n पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इम्प्लाइज दैट क्या शो हो गया कि xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको xn को उधर ले जाओ, तो उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, उधर ले जाएंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट ये प्रूफ हो गया कि xn+1 बड़ा है xn से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज xn बड़ा है xn+1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान है। एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इसकी बाउंडेडनेस के बारे में बात करें तो बाउंडेडनेस देखें तो बाउंडेडनेस क्या होगी, देखो जो इसका रेंज सेट था सीक्वेंस का, सीक्वेंस था अपन के xn का जो रेंज सेट था उसमें कौन कौन था 1/2 था, फिर 7 कौन था 12 था, फिर 37 कौन सा था 37 कितना था 60 अप टू डॉट 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 ये वाला था। तो क्लियरली एवरी ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है 1/2। तो यहां से लिखो क्लियरली स्पष्ट है, स्पष्ट है 1/2 लेस देन xn इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सारी की सारी जो टर्म है सीक्वेंस की वो किससे बड़ी बराबर है, पहली टर्म 1/2 के इक्वल है इसलिए इक्वल आ गया, एंड अदर टर्म्स आर ग्रेटर देन 1/2, सारी की सारी बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः 1/2
अनुक्रम xn का सीक्वेंस xn का कौन सा परिबंध हो गया? निम्न परिबंध, लोअर बाउंड, निम्न परिबंध है, ठीक है। सो 1/2 इज लोअर बाउंड ऑफ xn, यानी कि नीचे की ओर से बाउंडेड हो गया। दूसरा, ऊपर की ओर से इसको बाउंड दिखाना है अपन को। किसकी ओर से बाउंड दिखाना है? ऊपर की ओर से भी इसको क्या दिखाना है अपन को? बाउंडेड दिखाना है। तो ऊपर की ओर से बाउंडेड दिखाएंगे तो किस प्रकार देखेंगे? देखो, प्रत्येक टर्म जो xn है इसको अपन किस प्रकार करेंगे? xn जो था अपन के xn ये वाला, नाउ वी कंसिडर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो क्या थी? n+1। दूसरा क्या था? n+2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना था? 1/n+n। इसकी जो प्रत्येक टर्म है ना, ये 1/n से ये भी छोटी होगी, ये भी 1/n से छोटा आएगा, अप टू डॉट 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 1/n से। अब ये कैसे आ रहा है तो देख लीजिए। सिंस n+1 जो होता है हमेशा n से बड़ा होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो जो 1/n+1 होगा उल्टा कर देंगे तो ये किससे छोटा आएगा? 1/n से। सिमिलरली 1/n+2 जो होता है आपके, ये भी बड़ा होता है किससे? n से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये 1/n+2 करोगे इसका, ये भी छोटा आएगा 1/n से, डॉट 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 सारे के सारे 1/n से क्या आएंगे? छोटे आएंगे। तो ये कितनी टाइम्स आ रहा है? ये कितनी टर्म्स थी? 1 2 डॉट 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 अप टू n टर्म, तो ये भी nth होगी। तो यहाँ पे लिखोगे कितनी टाइम्स? n टाइम्स, n बार। n बार का मतलब ये 1/n कितनी टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाई n, n से n कट गया, इसका मतलब कितना आ रहा है? 1। दिस इम्प्लाइज दैट, एक वर्ड लिखोगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दिस इम्प्लाइज दैट xn इज लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है अतः 1 सीक्वेंस xn का कौन सा बाउंड है? ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है। xn इज 1 इज अपर बाउंड ऑफ xn। xn का कौन सा बाउंड हो गया? अपर बाउंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब देखो यहां से क्या आ रहा था कि 1/2 लोअर बाउंड हो गया और इधर ये अपर बाउंड हो गया। और अगर किसी सीक्वेंस के लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करें, इसका मतलब जो सीक्वेंस है आपका वो क्या है? बाउंडेड है। अतः सीक्वेंस xn जो है आपका क्या है? बाउंडेड। अतः अनुक्रम सीक्वेंस xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। एक कौन सा अनुक्रम है? परिबद्ध। Thus xn be a बाउंडेड सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस। xn जो है आपके एक कौन सा सीक्वेंस आ गया? बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, पहले सीक्वेंस को अपन ने क्या प्रूफ कर दिया? देखो, पहले हम लोगों ने सीक्वेंस को दिखा दिया कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और अभी दिखा दिया एक बाउंडेड अनुक्रम है। और हम जानते हैं एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है? अभिसारी होता है। We know that
every monotonically increasing sequence, increasing bounded sequence, increasing bounded sequence is convergent. Hence xn कन्वर्जेंट। अतः xn क्या है? अभिसारी। xn क्या है? अभिसारी। तथा इसका लिमिट भी क्या होगी? एग्जिस्ट होगी। एंड तथा लिमिट xn एग्जिस्ट का अस्तित्व होगा। और यह लिमिट किन किन के बीच में होगी? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn -1, या डायरेक्ट लिख दो -1 से 1 के बीच में होगी। सॉरी, इधर किससे छोटा आया था? 1/2 से, तो 1/2, और इधर किससे छोटा आया था? 1 से छोटा, तो 1 के बीच में होगी। अब ये कैसे? तो अपन ऊपर पहले प्रूफ कर चुके हैं ना कि प्रत्येक सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म 1/2 से तो बड़ी या बराबर है और 1 से छोटी है। यानी अब हम लोग ये दिखा चुके थे कि 1/2 से बड़ी या बराबर है और 1 से छोटी है। इसका मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म एक दूसरे सीक्वेंस से छोटी या बराबर हो तो उनकी लिमिट्स भी छोटी या बराबर होगी। तो एक 1/2 कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाता है, आप लोग जानते हो। 1 भी कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाता है, तो 1/2 से तो बड़ी बराबर है सीक्वेंस की लिमिट, तो 1/2 से बड़ी बराबर आएगी, बड़ी या बराबर। दूसरा 1 से छोटी बराबर है, तो 1 से क्या, सॉरी 1 से छोटी है तो 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड प्रूफ हो जाता है, अब बाउंडेड के स्थान पर बाउंडेड फ्रॉम अबव भी प्रूफ हो जाता है, तो देन वो कन्वर्जेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, एक सीक्वेंस दे रखा है, प्रूव दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड फाइंड द लिमिट। और पहले आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3.31, x1 इक्वल टू तो दे रखा है 1 और xn इक्वल टू क्या दे रखा है? xn प्लस 1 इक्वल टू दे रखा है, xn प्लस 1 इक्वल टू दे रखा है 4 प्लस 3xn डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। हमको सिद्ध करना है देन ये अभिसारी है, देन xn भी एक कन्वर्जेंट, एंड ये लिमिट आपको क्या करनी है? एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। यानी एक सीक्वेंस दे रखा है, वो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी दिखाना है। अभिसारी दिखाना है और उसकी लिमिट का भी क्या करवाना है? एग्जिस्टेंस करवाना है। तो वो ये अपन का जो सीधा तरीका है, सबसे पहले इसको दिखा दो कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है फ्रॉम अबव से। ठीक है, तो करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका रेंज सेट बनाओ। x1 इक्वल टू तो 1 दे रखा है, तो x2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो ये बनेगा 4 प्लस 3 x1 अपॉन 3 प्लस 2 x1, यानी कि
4 प्लस 3 क्योंकि 1 वैल्यू है, और 3 प्लस 2 यानी 7 अपॉन कितना बनेगा 5, तो 1 से बड़ा आ रहा है क्लियरली। दूसरा देखो x3 कितना बनेगा, x3 कितना आ रहा है आपके 4 प्लस 3x2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x2, तो 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, x2 की जगह कितना रखोगे 7 अपॉन 5, और नीचे कितना रखोगे 3 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 5, 5 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 20 प्लस 21, ये हो जाएगा 15 प्लस 14, यानी कि 41 अपॉन 41 अपॉन 29, यानी कि निकल के ये आ रहा है क्लियरली स्पष्टतः 1 से बड़ा कौन है 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5 से बड़ा कौन है 41 अपॉन 29 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अतः x1 से बड़ा कौन है x2, x2 से बड़ा कौन है x3, तो डॉट 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 ये वाला दे रखा है। दूसरा यहाँ से तो ये आ गया, तथा सारी की सारी टर्म किससे छोटी है बराबर आ रही है 2 से छोटी भी आ रही है, साथ के साथ 2 से भी क्या आ रही है छोटी, एंड लेस देन 2, कितना भी रख के देख लो ये 2 से बड़ा नहीं होगा कभी भी। 41 अपॉन 29 आ रहा है, कमी आ रहा है ना नीचे वाला, तो ये हमेशा 2 से दुगना नहीं आएगा, 2 से छोटा नहीं होगा। तो अपन मान लेते हैं पुनः माना सारी टर्म छोटी बराबर है, तो पुनः माना अगेन सपोज दैट, अगेन लेट पुनः माना कि एक्स आर एंड एक्स आर प्लस 1 दोनों के दोनों किससे छोटी है 2 से छोटी है। एक्स आर प्लस एक्स आर माइनस 1 ले लो या एक्स आर प्लस 1 ले लो, दोनों के दोनों किससे छोटी है आर से छोटी है। तो एक्स आर ये दोनों के दोनों ले लिया, तो एक्स आर इक्वल टू तो कितना है, एक्स आर इक्वल टू तो देखो 4 प्लस 3 एक्स आर अपॉन 2 प्लस सॉरी 3 प्लस 2 एक्स आर हो जाएगा, और एक्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 इंटू एक्स आर माइनस 1, 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1, ये वाली आपके क्या हो जाएगी वैल्यूज हो जाएगी। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना कितना बनेगा देखो, सॉरी एलसीएम नहीं सॉरी डिफरेंस निकालो, एक्स आर प्लस 1 माइनस एक्स आर निकालो, तो 4 प्लस 3 एक्स आर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस करो, 4 प्लस 3 इंटू एक्स आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स आर माइनस 1, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ रहा है 3 प्लस 2 इंटू एक्स आर और 3 प्लस 2 इंटू एक्स आर माइनस 1, तो 4 प्लस 3 इंटू एक्स आर और 3 प्लस 2 इंटू एक्स आर माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 एक्स आर माइनस 1 और 3 प्लस 2 एक्स आर, इनको सॉल्व करो और दिखाओ 0 से बड़ा है, तो इनको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 एक्स आर और 3 प्लस 2 एक्स आर माइनस 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 9 एक्स आर और 8 एक्स आर माइनस 1 और पीछे आ रहा है 6 एक्स आर माइनस 1। अब आगे मल्टीप्लाई करो, तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 फिर माइनस का 9 एक्स आर माइनस 1, 9 एक्स आर माइनस 1 और माइनस का 8
माइनस का 8xr और माइनस का 6xr, xr -1, इससे ये कट गया, 12 से 12 कट गया, तो 9xr में से 8xr गया तो xr बचेगा, माइनस xr -1 बचेगा, 3 + 2xr और 3 + 2xr -1। अब देखो, हाँ, xr से छोटा कौन है? xr से बड़ा xr +1 है, यानी कि xr -1 किससे छोटा है? xr से। तो इन दोनों का डिफरेंस ये क्या है? 0 से बड़ा है। फॉर ऑल r ग्रेटर देन 1, ठीक है। सिंस ये दिखा देना xr -1 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। फॉर r ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज दैट ये निकल के आ गया कि xr +1 xr ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल r ग्रेटर देन 1, या r बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये वाला आ गया, तो इसका मतलब क्या है? xr +1 बड़ा है xr से, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हो गया? अतः xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये मोनोटोनिक तो हो गया, चलो दूसरा ये भी दिखा रहे कि xr +1 -2 निकाल दो, बाउंडेड दिखा रहे हैं, 2 से छोटा है कि नहीं। तो आप लोग क्या करोगे? जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ 2 से छोटा है, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि इसकी प्रतीक टर्म जो है इस प्रकार आ रही है कि 2 से छोटी है, तो ये दिखा दो कि ये 2 से छोटा है कि नहीं। तो ये दिखा दो। तो xr +1 की वैल्यू कितनी थी? 4 + 3xr -3 + 2xr -2, एलसीएम लो, कितना आ गया? 3 + 2xr, तो 4 + 3xr -6 - 4xr, तो ये कितना आ रहा है? देखो, -2 आ रहा है और माइनस का कितना आ रहा है? xr, 3 + 2xr माइनस कॉमन ले लो, तो 2 + xr, 3 + 2xr, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन पूरा के पूरा माइनस साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये आ गया xr +-2 < 0 फॉर ऑल r ग्रेटर देन 1 और r बिलोंग्स टू n, क्योंकि xr +1 ले रहे हैं। इसका मतलब xr +1 किससे छोटा है? 2 से छोटा है, r ग्रेटर देन 1 और r बिलोंग्स टू n। तो r = 1 के लिए, r = 2 के लिए, r = 1 के लिए करें तो 2 से छोटा है। देखो r = 1, r = 2 के, r = 1 तो 1 था, r = 2 करें, 7/5 भी 2 से छोटा है, 41/2 भी छोटा है, और xr +1 भी हो गया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यही होगा फिर भाई, 1 के लिए 1 से 2 से छोटा आ रहा है, 2 के लिए भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से वी हैव, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या आ जाएगा? ऊपर तो आ गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और नीचे आ गया ऊपर से बाउंडेड। इसका मतलब अतः सीक्वेंस xn, x1 की वैल्यू तो पहले से 1 थी, ऊपरी ओर से परिबद्ध है, ऊपर की ओर से परिबद्ध अनुक्रम है। बाउंडेड फ्रॉम अबव,
और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, वी नो दैट। अब मैं लिखूंगा नहीं इस बार। एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। देन हेंस xn इज कन्वर्जेंट। अभिसारी है, xn क्या हो गया, अभिसारी हो गया, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड ऊपर की ओर से हो, नीचे की ओर से ज़रूरी नहीं है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड इसकी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एंड लिमिट निकालें अपन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, किस पे निकाले, xn प्लस 1 था ना अपन के, तो xn प्लस 1 की लिमिट निकालें तो कितना आएगा, लिमिट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 3xn डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना 2xn, तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 4 प्लस 3 बाहर आ गया, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn। सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है, तो 4 प्लस 3 इंटू जाई 3 प्लस 2 इंटू जाई, जहाँ वेयर सीक्वेंस कन्वर्जेंट था xn, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट xn इक्वल टू कितना है, जाए। तो ये अगर जाई है तो सीक्वेंस xn प्लस 1 पे अपन लिमिट लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 जाई और ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है सीक्वेंस की लिमिट ये भी इतनी आती है, ये भी इतनी आती है, एंड ये भी इतनी है, तथा चाहे आप nth लिमिट पे लगाओ चाहे n प्लस 1 पे लिमिट लगाओ, हमेशा लिमिट क्या आती है, सेम आती है। एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट किसी पे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू भी जाई हो गई, तो जाई इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू जाई, ये लिमिट निकालने का तरीका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें n प्लस 1 या किसी और टर्म पे आपको वैल्यू दे रखी होगी और इसकी वैल्यू पता है आपको, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू भी वही होती है कन्वर्जेंट लिमिट, इसकी भी सेम आती है, इसकी भी, दोनों को सेम इक्वल करोगे, जाई की वैल्यू निकाल दोगे। तो जाई की वैल्यू ये 3 जाई बन रहा है प्लस 2 इंटू जाई स्क्वेयर बन रहा है, 4 प्लस 3 जाई बन रहा है, तो 3 जाई से क्या कट गया, 3 जाई कट गया, 2 इंटू जाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, तो जाई स्क्वेयर इक्वल टू आ रहा है 2, तो जाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √2। अब ये घट रहा नहीं तो माइनस साइन तो लेंगे नहीं अपन, तो इसका फाइनली अपन कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है, माइनस की तरफ जा नहीं रहा, तो अपन कौन सा लेंगे, प्लस साइन, यानी कि प्लस साइन लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लिमिट है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn, वो कितना आएगी आपके, √2 आएगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं जिसमें इस पे टर्म पे लिमिट लगाओगे तो आप लोग हमेशा यही मानोगे कि इसकी लिमिट भी और इसकी लिमिट हमेशा लिमिट सेम होती है, n-1 पे लगाओगे तो भी लिमिट आपकी सेम होगी, दोनों को इक्वल करो, दोनों की क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में, अब जैसे एक क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता, ठीक है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग बजाय डिक्रीजिंग होता, तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर की ओर से बाउंडेड हो, वो किधर की ओर से बाउंडेड होना जरूरी है, वो नीचे की ओर से बाउंडेड होना जरूरी है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो भी वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, वो कल करेंगे कि सीक्वेंस xn दे रखा है आपको 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/n और n, ये सीक्वेंस दे रखा है आपको। और दिखाना है इसकी लिमिट 2 से और 3 के बीच में होती है। तो आपको पता है, मैं हमेशा ही बताता आया हूँ, पहले भी जिन्होंने देखा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, e⁻1 होती है लिमिट में, और e⁻1 की वैल्यू 2 से और 3 के मध्य होती है 2.2714 ऐसे होती है। तो ये दिखाएंगे 2 से और 3 के मध्य में होती है, तो पहले इसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे,
सबसे पहले वही xn निकालेंगे, n+1 निकालेंगे, ऊपर की ओर से बाउंडेड निकालेंगे, फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाएंगे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाने के बाद फिर इस पे अपन काम करेंगे, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाने के बाद इसकी अगर कन्वर्जेंट हो जाता है तो इसकी लिमिट भी आपके क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। बस अब कुछ क्वेश्चंस बचे अपन के, ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। फिर अपन एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा अपन का सब सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद आता है सब सीक्वेंस। ठीक है।